बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिसर्च इन माइक्रोबायोलॉजी। इस टॉपिक में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि आप रिसर्च के बारे में लिखें जो माइक्रोबायोलॉजी में हो चुकी हैं रिसर्चेज, किन किन साइंटिस्ट ने कौन कौन से एरा में, कौन कौन से ईयर्स में कौन कौन सी डिस्कवरीज या कोई रिसर्च किया है, वो आप रिसर्च वर्क उनका लिखें। तो ये मैंने उसके बारे में वीडियो बनाई है। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आ जाए मेडिकल की माइक्रोबायोलॉजी में, कोई भी क्वेश्चन ये आ जाए कि आप रिसर्च लिखें और इसके अलावा आप हिस्ट्री लिखें, किसी भी माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री लिखें, उसमें नोट आ जाए, तो अगर आप इसको ब्लॉग की फॉर्म में लिख दें या जस्ट इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ अगर आप लिख दें, तो आपका जो लेक्चर है क्या कहते हैं उसको, जो आपका लेक्चर है या आपका कोई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है तो वो आपका पूरा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे रिटन फॉर्म में एक ब्लॉग की फॉर्म में लिखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो और मुझे समझाने में। लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, आप इस फॉर्म में भी लिख देंगे तो आपको वो मतलब मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी और फॉर्म में पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे तो उस फॉर्म में भी बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिलते रहें। तो ये है आई थिंक सो तीसरा लेक्चर है माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। और माइक्रोबायोलॉजी के पूरा कोर्स मैं आपको समझाऊंगी इसके बारे में, तो आप देखते रहें लास्ट तक जो मैं समझाती हूँ। इसी सेशन में मैंने अभी आपको बताए हैं 7 साइंटिस्ट के बारे में और उनकी डिस्कवरीज के बारे में बताया, और कौन कौन सी ईयर्स में उन्होंने की हैं, प्रेजेंट किए हैं, वो भी मैंने आपको यहाँ पे राइट करके बताए हैं। तो इसी वीडियो में नेक्स्ट सेशन में मैं आपको और भी साइंटिस्ट हैं बहुत ज़्यादा जिनके बारे में मैंने रिसर्च की है, और बहुत मुश्किल से ये मैंने सारे जितने भी साइंटिस्ट हैं उनकी डिस्कवरीज हैं और इनके एराज जो हैं, मतलब कौन से ईयर्स में उन्होंने किए हैं, तो ये मैंने बहुत मेहनत से ये लेक्चर तैयार किया है। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में बहुत रिसर्च की, बहुत काम किया, लेकिन उनकी जो ज़्यादा काम तो जो साइंटिस्ट हैं वो करते हर एक फील्ड के ऊपर ही हैं, लेकिन जो प्रेजेंट ज़्यादा जल्दी करते हैं या किसी एक के बारे में उनको कुछ साइंटिस्ट जब कोई काम कर रहे होते थे तो उनको अचानक से दूसरी डिस्कवरीज जो हैं खुदादाद जिसको कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई और डिस्कवरी उस डिस्कवरी के अंदर डिस्कवर हो जाती थी, तो वो डिस्कवरीज जो वो कर रहे होते थे वो पीछे रह जाती थी, लेकिन जो अब नई जो डिस्कवरीज उनके पास आती थी वो उनको ज़्यादा खंगालते थे कि ये क्या चीज़ है। तो बाय चांस कोई डिस्कवरीज हुई हैं कुछ साइंटिस्ट की। आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हैं वो है इमल एवॉन बेहरीन। ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेवलप की डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, ठीक है, 1901 में। यहाँ पे जितने भी मैंने ईयर्स लिखे हुए हैं ये सारे जब उन्होंने प्रेजेंटेशन ये दी तो उस ईरा को मैंने ये डिस्क्राइब किया हुआ है। और ये जर्मनी के साइंटिस्ट हैं इमल एवॉन बेहरीन। इन्होंने डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन पे काम किया, बल्कि उसको डेवलप किया, ठीक है। सबसे पहले जो उन्होंने डिस्कवरी की या उन्होंने डेवलपमेंटेशन की वो है डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन की। अगर हम सेकंड पे देखें तो हमारे पास है रोनाल्ड रॉस। ये जर्मन साइंटिस्ट ही हैं रोनाल्ड रॉस। इन्होंने डिस्कवर्ड किया हाउ मलेरिया इज़ ट्रांसमिटेड, मतलब मलेरिया कैसे ट्रांसमिट होता है। ये उन्होंने 1902 में इसकी डिस्कवरी की। अगर हम थर्ड पे देखें तो हमारे पास है रॉबर्ट कॉच। ये रॉबर्ट कॉच जो है बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं और ये भी जर्मनी से ही बिलोंग करते हैं। इन्होंने सबसे पहले क्या अपनी कंट्रीब्यूशंस की, कल्चर ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। इन्होंने ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो है उसको कल्चर्ड किया इन 1905। अगर हम फोर्थ पे देखें तो हमारे पास है पॉल एहरिच। ये जर्मनी के हैं, जिसमें जस्ट लाइक ये जो दूसरा ऊपर 3 साइंटिस्ट हैं, इसी तरह ये पॉल एहरिच जो हैं ये भी जर्मनी के ही साइंटिस्ट हैं और इन्होंने डिस्कवर्ड किया या डिस्क्राइब किया या डेवलप की थ्योरीज ऑन इम्यूनिटी क्या है, ठीक है, उसके ऊपर थ्योरीज इन्होंने डेवलप की, लॉज नहीं, जस्ट थ्योरीज डेवलप की ऑन इम्यूनिटी 1908। अगर हम फिफ्थ पे देखें तो हमारे पास है एल मैक्सिनॉफ। ये ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्क्राइब किया फैगोसाइटोसिस, इनटेक ऑफ सॉलिड मटेरियल्स बाय सेल्स।
इन्होंने फैगोसाइटोसिस को डिस्क्राइब किया, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस कौन सा होता है, और दूसरे नंबर पर उन्होंने क्या किया कि द इनटेक ऑफ सॉलिड मटेरियल्स बाय सेल्स, सॉलिड मटेरियल सेल्स के अंदर किस तरह इनटेक होता है, उन्होंने ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब की। इन 1908 में उन्होंने प्रेजेंट की। ये जो जितनी भी डेवलपमेंटेशन या डिस्कवरी होती हैं, ये यहाँ पे जो एरा डिस्क्राइब किए हुए हैं, इससे पहले कि उनकी मेहनत होती है या उनका वर्क होता है, लेकिन जब वो प्रेजेंट करते हैं सोसाइटी के अंदर, तो उस वक्त ये एरा डिस्क्राइब किए जाते थे कि इस साइंटिस्ट ने इस सदी में या इस साल में सोसाइटी के आगे या जो भी कम्युनिटी बनी होती है साइंटिस्ट की, उसके आगे ये वर्क रखा, देन उन्होंने फिर उसको खंगाला कि वाकई ये आया ठीक है या नहीं। तो ये वो साल लिखे हुए हैं यहाँ पे जब उन्होंने प्रेजेंट की। हालांकि उन्होंने जो काम किया वो तो बहुत सालों से पहले से वो काम उस पर कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो नतीजे पे पहुँचते हैं, फिर उसके नताइज जब उनको सामने रखते हैं रिजल्ट्स को कि हम सेटिस्फाई हैं इससे, देन फिर वो सोसाइटी के आगे उसको प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो सोसाइटी इंसान हो, मतलब आम इंसान हो या वो साइंटिस्ट हों, तो उनके आगे उस वक्त प्रेजेंट करते हैं जब वो खुद उसके बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेते हैं। अगर हम आगे देखें तो हमारे पास है 6 पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे। ठीक है, इन्होंने डिस्कवर की थी पेंसिलिन। ठीक है, 1945 में इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन पेश की साइंटिफिक सोसाइटी के अंदर। इन्होंने क्या डिस्कवर की? पेंसिलिन। अगर हम 7th पे देखें तो हमारे पास है ए वैक्समैन। इन्होंने स्ट्रिप्टोमाइसिन, ऊपर वालों ने क्या किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे में डिस्कवर की थी पेंसिलिन, और यहाँ पे ए वैक्समैन ने डिस्कवर की स्ट्रिप्टोमाइसिन इन 1952। अगर हम हैंड से क्रैब से मतलब इन्होंने अपने नाम पे ही अपनी डिस्कवरी का नाम रखा। डिस्कवर्ड केमिकल स्टेप्स ऑफ क्रैब साइकिल इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इन्होंने केमिकल स्टेप्स डिस्क्राइब किए थे क्रैब साइकिल के इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, और इनका काम जो इन्होंने प्रेजेंट किया वो 1952 में ही प्रेजेंट किया, जस्ट लाइक एल.ए. मैक्नोफ और पॉल एलरिच। इन्होंने 1908 इन्होंने भी प्रेजेंट की अपनी थ्योरी जो है वो साइंटिफिक सोसाइटी के अंदर 1908 में, और ए वैक्समैन और हैंस क्रैब ने भी अपनी जितनी भी प्रेजेंटेशन थी या अपनी डिस्कवरीज थी वो 1952 में साइंटिफिक सोसाइटी के आगे प्रेजेंट की। तो अगर हम इसको दोबारा रिवाइज करें तो ये माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर है, और ये फर्स्ट लेक्चर, मतलब अगर माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन आ जाए, इंट्रोडक्शन के फ़ौरन बाद ये क्वेश्चन आता है कि हिस्ट्री डिस्क्राइब करें या रिसर्च, कौन सी रिसर्च वर्क, किस साइंटिस्ट ने कौन सा रिसर्च वर्क और कब प्रेजेंट किया साइंटिफिक सोसाइटी के अंदर, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर हिस्ट्री आ जाए या रिसर्च आ जाए तो ये दोनों क्वेश्चन का एक ही ये वाला आंसर जो यहाँ पे राइट किया हुआ है। तो अगर हम इसको दोबारा जितने भी साइंटिस्ट हैं इनके वर्ड को हम दोबारा रिपीट करें तो इमाइल वॉन बेहरिंग डिवेलप डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन 1901। Ronald Ross discovered how malaria is transmitted in 1902. Number 3, Robert Koch discovered or cultured tuberculosis bacteria in 1905. Point 4, Paul Ehrlich developed theories on immunity in 1908. L.A. Machinoff described phagocytosis, the intake of solid materials by cells, in 1908. Alexander Fleming, Chain and Flore. These are the 3 scientists that discovered the penicillin in which year? In 1945. On the point 7, A. Waxman, scientist which discovered the streptomycin in which year? In 1952. If we describe Hans Krebs' work, his work on chemical steps of Krebs cycle in carbohydrate metabolism in which year? In 1952. These both scientists discovered show their discoveries before the scientific society in 1952. तो ये मैंने यहाँ पे आपको 8 जितने भी साइंटिस्ट थे उनका वर्क मैंने आपको बताया है। अब इसी वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताती हूँ कि अगले वाले कौन से साइंटिस्ट थे और उन्होंने कब अपनी डिस्कवरीज आगे प्रेजेंट की साइंटिफिक सोसाइटी के आगे।
चलें, जब हम अपने नेक्स्ट सेशन पे आ चुके हैं, इसमें मैंने आपको बताए हैं 4 साइंटिस्ट हैं बेसिकली, लेकिन उनके आगे भी उनके जो कोलीग्स हैं या उनके जो जूनियर्स हैं या सीनियर्स हैं मिल के सारे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी 3 साइंटिस्ट हैं, जॉन एफ एंडर्स, वेलर्स एंड रॉबिन्स। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्क किया और उन्होंने कल्चर्ड पोलियो वायरस इन सेल कल्चर्स। ठीक है, इन्होंने पोलियो वायरस को कल्चर किया सेल कल्चर्स के अंदर। तो इन्होंने तीन साइंटिस्ट थे, जॉन एफ एंडर्स, वेलर्स एंड रॉबिन्स, और इन्होंने प्रेजेंट साइंटिफिक सोसाइटी के आगे कब किया? 1954 में इन्होंने अपनी ये थ्योरी जो है वो साइंटिफिक सोसाइटी के आगे पेश की। तो अगर हम आगे देखें तो हमारे पास है जॉशुआ लेडरबर्ग, बीडल एंड टैटम। बीडल एंड टैटम ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर था, वायरस चैप्टर नहीं था बल्कि टॉपिक था वायरस। उसके वायरस और वैक्सीनेशन का टॉपिक था। वहाँ पे बीडल एंड टैटम का बहुत डिस्क्राइब किया हुआ है इनका वर्क। तो यहाँ पे इन्होंने जो मिल के तीनों ने काम किया, जॉशुआ लेडरबर्ग, बीडल एंड टैटम ने तीनों ने जब ये मिल के काम किया तो उन्होंने डिस्क्राइब की जेनेटिक कंट्रोल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, कि हमारे जीन्स किस तरह कंट्रोल करते हैं हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को जो हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं। ना सिर्फ हमारी बॉडी में बल्कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जीन्स किस तरह अपना रोल अदा करते हैं इन द बायोकेमिकल रिएक्शंस में। इन्होंने जो अपनी साइंटिफिक सोसाइटी के आगे अपना वर्क रखा वो 1958 में रखा। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं, जॉन एफ एंडर्स, वेलर्स एंड रॉबिन्स। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए कि वेलर्स एंड रॉबिन्स का आप डिस्क्राइब करें, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन आ गया है कि आप हिस्ट्री को डिस्क्राइब करें या माइक्रोबायोलॉजी की रिसर्च को, उस पर आप नोट लिखें, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए और आपको जस्ट तकरीबन 7 या 8 साइंटिस्ट जो वर्क हैं और उसके अंदर आपको ये 3 वर्कर्स भी याद हों कि इन साइंटिस्ट ने एक दूसरे के साथ मिलकर ये काम किया था, तो आप उस क्वेश्चन को जो आंसर है वो आप लंबा कर सकते हैं। वो कैसे कि आप यहाँ पे आपने लिख दिया जॉन एफ एंडर्स। ठीक है, अब ये जो वेलर्स और रॉबिन्स जो हैं वो आपने यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करने, आपने इसका वर्क यहाँ पे लिख देना है, कल्चर्ड पोलियोवायरस इन सेल कल्चर इन 1954। आपने ये जो वेलर्स है इसको, ये जॉशुआ लेडरबर्ग, इसके वर्क के पीछे यहाँ पे मतलब आगे आपने इसका ये वाला वर्क लिख देना है, वेलर्स का नाम लिख के, फिर आपने यही वाला वर्क लिख के और फिर यही वाला ईयर लिख के यहाँ पे आपने डिस्क्राइब कर देना है। अब आगे अगर आपको ये जॉशुआ लेडरबर्ग जो है वो आपको याद है कि इन्होंने भी तीनों ने मिलके काम किया था और उन्होंने ये कंट्रीब्यूशन किया था माइक्रोबायोलॉजी में या रिसर्च की थी 1958 में। तो आप जस्ट यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम डिस्क्राइब करें और ये जो दोनों हैं बीडल एंड टैटम, इसका नाम आप डिस्क्राइब ना करें, वो आप सेकंड नंबर पे कर लें। फर्स्ट नंबर पे आपने इसका किया एफ एंडर्स का, सेकंड पे आप लेडरबर्ग का कर दें, थर्ड पे आप दोबारा फिर वेलर्स लिख दें और उसका काम लिख दें, फोर्थ पे आप ये लिखेंगे बीडल और टैटम को लिख दें या बीडल अकेला लिख के ये वाला नाम डिस्क्राइब कर दें। इस तरह आपके इस क्वेश्चन में ये यहाँ पे तीनों में, यहाँ पे 2 जो साइंटिस्ट का वर्क यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट 2 यहाँ पे डिस्क्राइब किए, लेकिन ये साइंटिस्ट 6 यहाँ पे बन रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे 6 पॉइंट्स डिस्क्राइब करेंगे तो वो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो लंबा हो जाएगा। और अगर कोई एग्जामिनर बैठा हुआ है बगैर देखे और बगैर पढ़े चेक करने वाला, या आप कह लें कि कुछ जो टीचर्स हैं वो टू द पॉइंट चेक करते हैं, कुछ टीचर जो हैं वो कहते हैं कि जितना लंबा लिखा हुआ है उसके हिसाब से नंबर दिए जाएं। तो अगर कोई टीचर बैठे हुए हैं, पीएचडी स्कॉलर बैठे हुए हैं पेपर चेक करने के लिए, तो अगर उन्होंने पढ़ भी लिया तो आपके पॉइंट बिल्कुल ठीक है, अगर कोई ना भी पढ़े तो आपका लंबा क्वेश्चन इससे बन जाएगा, आंसर लंबा बन जाएगा और इस तरह आपको मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। तो आपने इसके जो यहाँ पे तो मैंने इकट्ठा लिख दिया, लेकिन आप इसके 6 पॉइंट्स बना सकते हैं। इसके सिर्फ 2 हेडिंग्स के, ये जहाँ पे मैंने 9 और 10 लिखा है। इसी तरह यहाँ पे भी 3 साइंटिस्ट का वर्क है और यहाँ पे भी 3 साइंटिस्ट का वर्क है। ये तो मैंने सारे जब यहाँ पे सर्च किए हैं तो मुझे मिले हैं कि इस तरह इन साइंटिस्ट ने मिल के काम किया और उन्होंने ये डिस्कवरीज डिस्क्राइब की साइंटिफिक सोसाइटी के अंदर और इस ईयर में। तो आप इसको अलग-अलग जब खोल के लिखेंगे तो आपका बहुत लंबा आंसर बन जाएगा।
तो अगर हम दोबारा से देखें तो जॉन एफ एंडर्स, वेलर्स एंड रॉबर्ट्स ने डिस्क्राइब की कल्चर्ड पोलीवायरस इन सेल कल्चर्स में इन 1954। अगर हम 10 वाला पॉइंट डिस्कस करें तो हमारे पास है जेशू, लेडरबर्ग, बीडल एंड टैटम। इन्होंने डिस्क्राइब की जेनेटिक कंट्रोल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, और इन्होंने 1958 में। अब अगर किसी ने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और उसको ये पता है, ज़्यादा नॉलेज है, जिस तरह आपने यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डिस्क्राइब जेनेटिक कंट्रोल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, और आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं तो व्हाट इज़ बायोकेमिकल रिएक्शन और जेनेटिक कंट्रोल किस तरह वर्क करता है, और लेडरबर्ग, बीडल और टैटन में किस तरह इसको डिस्क्राइब किया है। अगर आप इनकी कोई बुक लिख देंगे या कोई आप पेज लिख देंगे जिन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी के अंदर उन्होंने पेश किया था, तो अगर आप उसका हवाला देख लिखेंगे कि ये उन्होंने डेफिनेशन यहाँ वहाँ पे डिस्क्राइब की हैं, नेट से इजीली अवेलेबल है, यूट्यूब पे और भी लेक्चर्स हैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में, तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे तो मैंने आपको जस्ट टू द पॉइंट, ताकि आपको याद रह जाए, एक एक लाइन जो है आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में अगर कोई ज़्यादा डिटेल का नहीं पता तो आपको एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना चाहिए कि इस साइंटिस्ट ने ये वाला काम किया था। या अगर वाइवे में क्वेश्चन आ जाए कि हमें हिस्ट्री के बारे में बताएं या रिसर्च के बारे में बताएं, कोई से 5 साइंटिस्ट का वर्क आप हमें बताएं, तो आप इजीली बता सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वाइवे को भी टच किया है, थ्योरी को भी टच किया है, और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी और शॉर्ट के भी हवाले से मैंने यहाँ पे अपलोड किया है। तो आप इसको अपने तरीके से और भी एडजस्टमेंट करके इसको लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर हम आगे देखें तो हमारे पास है जेम्स डी वेस्टन, क्रिक एंड विल्किंस। क्रिक एंड विल्किंस जो है फर्स्ट ईयर में चैप्टर है उसका डीएनए का चैप्टर। क्रिक एंड विल्किंस, उन्होंने किस तरह डीएनए मॉडल्स को डिस्क्राइब किया है क्रिक ने, ठीक है, और भी साइंटिस्ट हैं वहाँ पे, जेम्स डी वेस्टन भी हैं, इन्होंने डीएनए मॉडल को कैसे तैयार किया, ये सारा कुछ वहाँ पे डिस्क्राइब है। तो यहाँ पे इन्होंने आइडेंटिफाई द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, मतलब उसका मॉडल उन्होंने कैसे बनाया, उसमें कौन कौन सी आइडेंटिफिकेशन की, कौन कौन सी इनमें कंपोजिशंस की हैं, और किस तरह उन्होंने, अगर आप डीएनए का यहाँ पे स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर देंगे, फिजिकल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर देंगे, तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 1962 में उन्होंने अपनी साइंटिफिक सोसाइटी के आगे अपना वर्क रखा। नंबर 12 पे अगर हम देखें तो हमारे पास है जैकब, मोनोड एंड लॉफ। ये 3 साइंटिस्ट थे। शी कैन डिस्क्राइब हाउ प्रोटीन सिंथेसिस इज रेगुलेटेड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर हम प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपनी प्रेजेंट की जो थ्योरी है वो 1965 में। तो जितनी भी ज़्यादा रिसर्चेज हुई हैं माइक्रोबायोलॉजी में, आप पीछे भी देखते आए हैं, 90s में हुई हैं, ठीक है, 90s में हुई हैं माइक्रोबायोलॉजी में। तो मेजर जो एरा है माइक्रोबायोलॉजी की रिसर्च का वो 90s में हुई है। 80s में भी हुई हैं लेकिन इतनी नहीं हुई जितनी 90s में हुई हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा एरा है जिसमें ज़्यादा रिसर्च हुई है माइक्रोबायोलॉजी में। तो 90s में ज़्यादा हुई हैं, 18s में भी हुई हैं, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें 90s की तो ज़्यादा 90s में हुई हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिए हैं 12 पॉइंट्स पढ़े हैं, लेकिन साइंटिस्ट तो अंदर 3 आ रहे हैं, तो साइंटिस्ट तो नहीं कह सकते। 12 जो है हमने पॉइंट्स वो कवर कर लिए हैं ये डिस्कवरीज के हवाले से, क्योंकि कई साइंटिस्ट ने एक ही डिस्कवरी को 3 साइंटिस्ट ने इकट्ठा वर्क करके डिस्क्राइब किया हुआ है साइंटिफिक सोसाइटी के अंदर। तो अगर हम इसको दोबारा रिपीट करें, जॉन एफ एंडर्स, वेलर्स एंड रॉबर्ट्स ने डिस्क्राइब किया कल्चर्ड पोलियोवायरस इन सेल कल्चर्स इन 1954। अगर हम जेशू, लेडरबर्ग, बीडल एंड टैटम का वर्क देखें तो उन्होंने डिस्क्राइब किया जेनेटिक कंट्रोल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस इन 1958। 11 पॉइंट पे देखें तो हमारे पास है जेम्स डी वेस्टन, क्रिक एंड विल्किंस। इन्होंने आइडेंटिफाई किया फिजिकल स्ट्रक्चर, या फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज करके मॉडल ऑफ डीएनए लिख दें तो ज़्यादा बेटर होगा, इन 1962। अगर हम 12 पे देखें तो हमारे पास है जैकब, मोनोड एंड लॉफ। इन्होंने डिस्क्राइब किया कि प्रोटीन जो है उसकी सिंथेसिस को रेगुलेट कैसे करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, और उन्होंने अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंट की साइंटिफिक सोसाइटी के अंदर इन 1965। तो यहाँ पे 12 जो हमारे पॉइंट्स थे
वो कवर हो गए हैं। अब इसी सेक्शन में मैं आपको बताऊंगी, इसी वीडियो में नेक्स्ट सेशन में, कि और कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, उन्होंने किस तरह वर्क किया और किस किस पे किया और कौन कौन सी ईयर्स में किया। तो बेहतर ये है कि जितनी मैं यहाँ पे पॉइंट डिस्क्राइब कर रही हूँ वो आप लिखते जाएं, नोट करते जाएं किसी भी कॉपी पे या शीट पे, ताकि आपको याद करने में आसानी हो और आपके नोट्स भी बन जाएं। इस तरह वीडियो देखने से आपको एक दफ़ा मेमोराइज तो हो जाएगा, लेकिन आपको अच्छी तरह शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अगर आप अपने नोट्स बना लेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। जब आप पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे तो आप जल्दी से नोट्स उठाएंगे और रीड करेंगे, और आपको जो आपकी मेमोरी में पहले स्टोरेज होगी वो मज़ीद इसको मेमोराइज करने में आपको आसानी होगी। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताती हूँ और कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या प्रेजेंट किया किस किस ईयर्स में। चलें, जब हम आ चुके हैं नेक्स्ट सेशन पे, और इसमें जो साइंटिस्ट हैं, इसमें साइंटिस्ट तीन हैं हर पॉइंट में, और यहाँ पे हम 16 पॉइंट तक पहुँच चुके हैं। तो अगर हम 13 पॉइंट को डिस्कस करें तो यहाँ पे जो सबसे पहले साइंटिस्ट हैं हॉले, सेकंड पे खराना एंड थर्ड पे नेरेंगबर्ग। ये तीन साइंटिस्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1968 के अंदर साइंटिफिक सोसाइटी के अंदर अपनी एक प्रेजेंटेशन पेश की जो बहुत सराही गई और जो बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने क्या डिस्कवर किया? उन्होंने डिस्कवर किया जेनेटिक कोड फॉर अमाइनो एसिड्स। ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनकी डिस्कवरी थी कि जिन्होंने डीएनए, ठीक है, जितनी भी फोरेंसिक मेडिसिन जो है ना, उसको उन्होंने आसान बना दिया। पहले अमाइनो एसिड्स, उनके जेनेटिक कोड जो है वो उनकी वजह से अमाइनो एसिड के जेनेटिक कोड नहीं थे, जिसकी वजह से फोरेंसिक मेडिसिन में अगर डीएनए टेस्ट होता था, ब्लड टेस्टिंग होती थी, तो वो बहुत मुश्किल से की जाती थी, दूसरी जितनी भी डिस्कवरीज का सहारा लेके की जाती थी। लेकिन जब जेनेटिक कोड फॉर अमाइनो एसिड डिस्कवर हुआ तो फोरेंसिक मेडिसिन को बहुत सपोर्ट मिली इस डिस्कवरी से। तो इसलिए ये डिस्कवरी बहुत इम्पोर्टेंट है माइक्रोबायोलॉजी में और फोरेंसिक मेडिसिन में, और जितनी भी मेडिकल की फील्ड्स हैं दैट रिलेटेड टू फोरेंसिक मेडिसिन एंड माइक्रोबायोलॉजी, इनमें ये जो डिस्कवरी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये जो डिस्कवरी है इसको आपने अच्छी तरह याद करना है। और ये किसने डिस्कवर की? सबसे पहले हॉले, खराना एंड नेरेंगबर्ग। इनके पूरे नेम भी हैं मेरे पास, लेकिन अगर मैं यहाँ पे राइट करती तो स्पेस बहुत कम हो जाती, इसलिए मैंने इनके जो लास्ट नेम्स हैं जस्ट उनको यहाँ पे मेंशन किया है। लास्ट नेम एक साइंटिस्ट का है हॉले, दूसरे का खराना और तीसरे का नेरेंगबर्ग। ये तीन साइंटिस्ट थे जिनका वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल फील्ड में, माइक्रोबायोलॉजी में, और स्पेशली इन द फोरेंसिक मेडिसिन फॉर डीएनए टेस्टिंग। जितने भी मुल्क में, किसी भी मुल्क में या किसी भी कंट्री में जितने भी क्राइम्स होते हैं उनको, उनकी जांच पड़ताल के लिए ये जो हमारी जेनेटिक कोड है अमाइनो एसिड्स के, ये बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। तो ये डिस्कवरी इस हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है और ये प्रेजेंट की गई 1968 में इन द साइंटिफिक सोसाइटी। अगर हम आगे देखें तो हमारे पास है 14 पॉइंट। इसमें डेलब्रुक, हार्शे एंड लोरिया, ये ऐसे तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्क्राइब किया मैकेनिज्म ऑफ वायरल इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, के बैक्टीरिया जो है वो वायरल इन्फेक्शन का मैकेनिज्म, मतलब उन्होंने ये किया कि डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ वायरल इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, के वायरस जो है वो किस तरह बैक्टीरियल सेल के अंदर जाके अपनी इन्फेक्शन काज करता है, उसका पूरा मैकेनिज्म उन्होंने डिस्क्राइब किया। तो इन 1968 में उन्होंने साइंटिफिक स्टडी के अंदर ही अपना वर्क पेश किया। अगर हम आगे देखें तो हमारे पास है 15 पॉइंट पे दो साइंटिस्ट हैं, एक है एल्डमैन और एक है पॉटर। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्क्राइब किया नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़। हमारे अंदर जितनी भी एंटीबॉडीज़ हैं उनकी नेचर, एंटीबॉडीज़ कितनी टाइप्स की होती हैं? 5 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। उनकी नेचर कैसी है और उनका स्ट्रक्चर, एंटीबॉडीज़ का जो स्ट्रक्चर है उससे हम पता चला लेते हैं कि एंटीबॉडी है कौन सी। और जब हम कोई स्ट्रक्चर ढूंढ लेते हैं देन फिर हमें उसकी नेचर ढूंढना, उसकी कंपोजिशन ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। तो इन्होंने एल्डरमैन एंड पॉटर ने डिस्क्राइब किया नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़ और उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी के अंदर कब अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट की? इन 1972 में।
अगर हम आगे देखें तो हमारे पास है 16 पॉइंट पे डैनियल स्मिथ एंड आर्बर। ये ऐसे 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्क्राइब की द एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। व्हाट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये मैं आगे आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते क्या हैं। मैं इंशाल्लाह ताला माइक्रोबायोलॉजी के जितने भी लेक्चर्स हैं वो मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी। इसका पूरा कंप्लीट कोर्स जो है माइक्रोबायोलॉजी का मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। तो अगर हम देखें 16 पे तो हमारे पास क्या था, डैनियल स्मिथ और आर्बर, उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हैं बॉडी के अंदर किस तरह अपना वर्क परफॉर्म करते हैं या उनका एक्शन क्या है बॉडी के अंदर, उन्होंने वो डिस्क्राइब किया। और साइंटिफिक स्टडी के अंदर उन्होंने का प्रेजेंटेशन पेश की इन 1978 में। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो जो 90s का एरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रोबायोलॉजी की रिसर्च में। 18 का भी आता है कभी कभी, लेकिन वो इतना नहीं है अगर हम कंपेयर करें 90s में। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा एरा जो है माइक्रोबायोलॉजी का रिसर्च में ज़्यादा हेल्पफुल है या ज़्यादा जिसमें वर्क किया गया, रिसर्चेज हुई, तो वो 90s का एरा है। अगर हम अपने लेक्चर को दोबारा रिवाइज करें तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी डिस्कवरी थी माइक्रोबायोलॉजी में साइंटिस्ट की, वो 3 साइंटिस्ट की थी, और कौन सी थी और किस एरे में थी और कौन से ईयर में थी, ये आपने ज़रूर याद रखना है। तो 3 साइंटिस्ट थे, हॉले, खराना एंड नेरेंबर्ग। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया जेनेटिक कोड फॉर अमाइनो एसिड्स। अगर किसी भी अमाइनो एसिड्स का कोई भी जेनेटिक कोड जो है वो आगे पीछे हो जाए, मतलब उसकी जो लोकेशन है वो चेंज हो जाए, तो बहुत सारी बीमारियां बल्कि कैंसर काज करने का बायस बनती हैं अगर अमाइनो एसिड का जेनेटिक कोड चेंज कर दिया जाए। जस्ट लाइक सिकल सेल एनीमिया, उसका भी अमाइनो एसिड्स जो थे वो अगर हमने चेंज किए थे 6 पोजीशन पे हमने चेंज किया था, तो वो सिकल सेल एनीमिया हो गया था। ठीक है, तो उन्होंने डिस्क्राइब किया 1968 में अपना ये वर्क बिफोर द साइंटिफिक सोसाइटी इन जर्मनी। अगर हम 14 पे देखें तो डेलब्रुक, हार्शे एंड लोरिया, इन्होंने डिस्क्राइब किया मैकेनिज्म ऑफ वायरल इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल इन 1969। 15 पे देखें तो एल्डरमैन एंड वॉटर दैट डिस्क्राइब द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज इन 1972। अगर हम 16 में देखें तो हमारे पास है डैनियल स्मिथ एंड आर्बर दैट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इन 1978। तो इस सेशन में हमने कितने पॉइंट कवर किए हैं, 16 पॉइंट कवर किए हैं, लेकिन इनके अंदर जो साइंटिस्ट हैं वो हर पॉइंट में आई थिंक 3 हैं, लेकिन यहाँ पे 2 हैं, एक पॉइंट में 2 हैं, और हमारे 16 पॉइंट में भी 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी डिस्कवरी जो हैं वो सेम एक ही डिस्कवरी के ऊपर काम किया 90s के एरा में। तो ये यहाँ तक था हमारा 16 पॉइंट कवर। आप साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। मैं इसलिए दोबारा रिवाइज करती हूँ लेक्चर को, ताकि अगर कोई लिख रहा हो तो उसको लिखने में आसानी हो, और वो अगर कोई आहिस्ता आहिस्ता भी लिखता है तो उसको पता चलता जाए कि ये लिखा हुआ है, और जल्दी जल्दी से वो राइट कर ले एक ही वीडियो देख के, बार बार उसको दोबारा वीडियो देखनी ना पड़े। इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हूँ और ठहर ठहर के बोल रही हूँ, ताकि अगर कोई लिख रहा है, नोट्स बना रहा है, तो वो बना ले। अब मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताती हूँ, इसी वीडियो में नेक्स्ट सेशन में अब आपको बताती हूँ 17 और आगे जितने भी पॉइंट्स रहते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन सा वर्क परफॉर्म किया। चलें जी, अब हम अगले सेक्शन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किए हैं 5 पॉइंट्स, और इन 5 पॉइंट्स के अंदर एक एक ही साइंटिस्ट मैंने उसका वर्क डिस्क्राइब किया है, क्योंकि इन्होंने अकेले ही काम किया और अकेले अपनी डिस्कवरी को डिस्क्राइब किया है साइंटिफिक स्टडी के अंदर। अगर हम 17 पॉइंट पे देखें तो हमारे पास है पीटर मिचेल, 18 पे पॉल बर्च, 19 पे वेल्टर गिलबर्ट, 20 पे आरोन क्लैग एंड 21 पे कैरी बी मेलियस। ये हमारे पास हैं 5 साइंटिस्ट जिन्होंने अकेले ही अपनी डिस्कवरी को डिस्क्राइब किया है और अकेले ही डिस्कवर किया है। अगर हम देखें 17 पॉइंट पे तो हमारे पास है पीटर मिचेल। हम देखते हैं अब इसका काम क्या है। डिस्क्राइब द कीमोस्मोटिक मैकेनिज्म फॉर एटीपी सिंथेसिस। कीमोस्मोटिक मैकेनिज्म उन्होंने डिस्क्राइब किया, ना सिर्फ इस मैकेनिज्म को बल्कि ये वर्क कैसे करता है डीएनए की एटीपी की सिंथेसिस में,
वो भी डिस्क्राइब किया है अपने पेजेस में जो उन्होंने प्रेजेंट किए हैं। और आप इजीली देख सकते हैं उनके पेजेस नेट पे हैं। यूट्यूब के कुछ लेक्चर्स हैं जो इसके बारे में बने हुए हैं कि कीमोस्मोटिक मैकेनिज्म, और उन्होंने किस तरह डिस्क्राइब किया और किस तरह उन्होंने अपनी जो थ्योरी है उसमें क्या क्या चेंजेस लाई पहली थ्योरी से की निस्बत। तो ये एक डिस्कवरी से दूसरी डिस्कवरी, दूसरी से तीसरी, हर एक चीज़ से नई चीज़ निकलती है। तो इस तरह ही साइंटिस्ट वर्क करते हैं। अगर उन्होंने ये देखे यहाँ पे पहले एटीपी की सिंथेसिस हो चुकी थी, लेकिन उसमें कीमोस्मोटिक मैकेनिज्म जो है वो नहीं था। लेकिन जब उन्होंने कुछ चेंजेस देखी हैं उसके अंदर मैकेनिज्म देखी है, तो उन्होंने जो मैकेनिज्म वहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया उसका नाम रख दिया कीमोस्मोटिक। जितनी भी चेंजेस थी या मैकेनिज्म थे उन्होंने एटीपी के लिए, एटीपी की सिंथेसिस के लिए वो अपने पेजेस में डिस्क्राइब किए हैं। और उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी के अंदर कब प्रेजेंट की? 1978 में। अगर हम आगे देखें तो हमारे पास है 18 पॉइंट पे पॉल बर्ज। ये ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट इन जीन स्प्लाइसिंग। अब ये जो जीन स्प्लाइसिंग वाला टॉपिक है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है। 9th क्लास, आई थिंक सो 9th क्लास में जीन स्प्लाइसिंग, और फर्स्ट ईयर में भी चैप्टर है डीएनए पॉलीमरेज का, पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। उसमें जीन स्प्लाइसिंग का भी टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीन स्प्लाइसिंग का जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो ये उन्होंने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट इन जीन स्प्लाइसिंग फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग चैप्टर। और उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी के अंदर कब अपना जो ये नेटिव था या निगोटिएशन या हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट पेश किया 1980 में। अगर हम 19 पे देखें तो हमारे पास है वाल्टर गिलबर्ट। वाल्टर गिलबर्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीन सीक्वेंसिंग, इन्होंने जीन जो है वो स्प्लाइसिंग के बारे में, पॉल बर्ज ने और वाल्टर गिलबर्ट ने मेथड डिस्क्राइब किया जीन सीक्वेंस। मतलब जिस तरह हमने पहले वाला जो पढ़ा है हॉले वाला और खराना वाला, उन्होंने क्या किया था कि हमारे जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी जेनेटिक कोड डिस्कवर किए थे। अब जब वो थ्योरी हो चुकी थी 1968 के अंदर, ठीक है, उसके बाद फिर ये वाली थ्योरीज आई। एक ने एक्सपेरिमेंट किया जीन स्प्लाइसिंग के ऊपर, दूसरे ने एक्सपेरिमेंट किया या एक मेथड डिस्कवर किया जीन सीक्वेंस कैसे होती है। अगर जेनेटिक कोड, ठीक है, अगर अमाइनो एसिड जेनेटिक कोड में उसकी सीक्वेंस में कोई चेंजिंग आ जाए, या जीन मतलब जेनेटिक कोड और जीन एक ही बात है, उसकी सीक्वेंस में कोई भी अगर चेंजिंग आ जाए तो वो कैंसर काज या कोई बहुत बड़ी डिजीज़ काज कर सकती हैं और जिसका अल्टरनेटिव कोई भी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने डिस्कवर किया मेथड ऑफ जीन सीक्वेंसिंग जेनेटिक कोड फॉर अमाइनो एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीन स्प्लाइसिंग, डीएनए से रिलेटेड जितने भी डिस्कवरीज हैं और एटीपी से रिलेटेड जितनी भी डिस्कवरीज हैं और डीएनए, जीन, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में है, ये बहुत बहुत अहमियत की हामिल है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, माइक्रोबायोलॉजी में और फोरेंसिक मेडिसिन में। ये तीन जो ब्रांचेस हैं मेडिसिन की या बायोलॉजी की देख लें तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और अगर ये डिस्कवरीज ना होती तो जो इनके रिलेशंस हैं वो आपस में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, अगर ये डिस्कवरीज उन्होंने डिस्क्राइब ना की होती, इन पे रिसर्च वर्क ना किए होते। तो जीन स्प्लाइसिंग, जीन सीक्वेंसिंग, जेनेटिक कोड, अमाइनो एसिड्स, डीएनए, एटीपी की सिंथेसिस और जितने भी इसमें मैकेनिज्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो हमारे पास 19 पॉइंट तक ये कवर हो गया। अगर हम 20 पे जाएं तो हमारे पास है एरन क्लग। एरन क्लग एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस। इन्होंने वायरस TMV, ठीक है, T से टोबैको, M से मोज़ेक, M से वायरस, TMV वायरस के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया। जब भी मैंने आपको पहले बताया था, जब भी किसी चीज़ का कोई मॉडल या स्ट्रक्चर का पता चल जाए, उसकी फिर हम कंपोजिशन, उसकी नेचर, उसकी फंक्शन, ठीक है, उसके एक्शंस, मतलब उसको डिस्कवर करना बहुत बहुत आसान हो जाता है अगर किसी का भी स्ट्रक्चर हम रिड्यूस कर लें। तो एरन क्लग ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने TMV, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया।
और इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी के अंदर कब अपनी थ्योरी पेश की या डिस्कवरी पेश की? इन 1982। अगर हम 21 में देखें तो हमारे पास है कैरी बी मैलियस। कैरी बी मैलियस ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को एम्पलीफाई किया डीएनए के लिए। ठीक है, डिस्कवर्ड आर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टू एम्पलीफाई डीएनए। इन्होंने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर ऐसी चेंजिंग लाई, ठीक है, इस तरह की डिस्कवरी की कि उन्होंने डीएनए को एम्पलीफाई कर दिया। ठीक है, पॉलीमरेज चेन, जितने भी डीएनए से रिलेटेड टॉपिक्स हैं या जितने भी डीएनए से रिलेटेड मैकेनिज्म्स हैं वो इतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ज़िंदगी के लिए, क्योंकि डीएनए जेनेटिक कोड, जीन और जीन की सीक्वेंसिंग, जीन स्प्लाइसिंग, ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जितने भी होते हैं ये डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और कैरी बी मैलियस ने ये जो अपनी डिस्कवरी है प्रेजेंट की साइंटिफिक सोसाइटी के अंदर 1993 में, मतलब ये 1993 अभी रिसेंटली ही हुई है, पिछली सदी में, लेकिन ये रिसेंटली है क्योंकि 1993 में हुई है। तो यहाँ पे जितनी भी डिस्कवरीज मैंने डिस्क्राइब की हैं ये 90s में और रिसेंटली ही तकरीबन हुई है पाकिस्तान बनने के बाद। 1947 में पाकिस्तान बना और उसके बाद ये सारी डिस्कवरीज हुई। और ये जितने भी साइंटिस्ट हैं ये जर्मन से रिलेटेड हैं और जर्मन साइंटिस्ट हैं, ये जितने में मैंने आपको बताए हैं। कुछ साइंटिस्ट जो हैं इसमें, कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो मतलब वो ग्रीक साइंटिस्ट हैं और ज़्यादा जो साइंटिस्ट हैं वो जर्मन साइंटिस्ट हैं। तो अगर हम इस लेक्चर को दोबारा रिपीट करें, मैं दोबारा इसलिए रिपीट करती हूँ, पिछली वीडियो में मैंने आपको पिछली सेक्शन में भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी स्टूडेंट नोट कर रहा है तो उसको आसानी हो नोट करने में। तो अगर हम 17 वाला पॉइंट को 17 पॉइंट को देखें तो हमारे पास है पीटर मिचेल। इसने डिस्क्राइब किया कीमोस्मोटिक मैकेनिज्म फॉर एटीपी सिंथेसिस इन 1978। अगर हम 18 पे देखें तो हमारे पास है पॉल बर्च। इन्होंने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट जीन स्प्लाइसिंग के। जीन स्प्लाइसिंग का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जो कि रिलेट करता है जीन स्प्लाइसिंग जो है माइक्रोबायोलॉजी और फोरेंसिक मेडिसिन में। और ये 1980 में उन्होंने प्रेजेंट की साइंटिफिक सोसाइटी के अंदर ये वाला अपना एक्सपेरिमेंट। अगर 19 पे देखें तो हमारे पास है वाल्टर गिलबर्ट। इन्होंने डिस्कवर किया मेथड ऑफ जीन सीक्वेंसिंग और इन्होंने प्रेजेंट की अपनी ये थ्योरी या डिस्कवरी इन 1980 में बिफोर द साइंटिफिक सोसाइटी। अगर हम 20 पे देखें तो हमारे पास है ऑरन क्लार्क। इन्होंने डिस्कवर किया स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस इन 1982 बिफोर द साइंटिफिक सोसाइटी। और जितनी भी ना सिर्फ ये साइंटिफिक सोसाइटी के अंदर पब्लिश करवाते हैं बल्कि अगर आम सोसाइटी के अंदर भी रखें तो जो इससे रिलेटेड रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं साइंटिफिक सोसाइटी, तो वो होती है बहुत सारे जो एक्सपर्ट साइंटिस्ट होते हैं, जो पहले जो उस्ताद होते हैं, मतलब हम इस तरह कह सकते हैं। लेकिन अगर वो स्टूडेंट के सामने भी रखें और अपने जो कलीग के सामने भी रखें तो उसको भी सोसाइटी ही कहते हैं। तो वो सोसाइटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी साइंटिफिक सोसाइटी होती है, क्योंकि उसमें सारे उस्ताद होते हैं। अगर हम 21 पे देखें तो कैरी बी मैलियस हैं डिस्कवर्ड अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टू एम्पलीफाई द डीएनए इन 1993। ये रिसेंटली हुआ 1993 में। तो ये थे हमारे 5 पॉइंट। इसके अलावा और भी साइंटिस्ट हैं जिसके बारे में मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन 21 साइंटिस्ट अगर आप यही याद कर लें और इनकी ये जो मैंने आपको बताई है इनकी डिस्कवरी या कंट्रीब्यूशंस जो हैं या रिसर्च हैं रिलेटेड टू माइक्रोबायोलॉजी, अगर आप इनको ही अच्छी तरह याद कर लें, रीड करें और मेमोराइज कर लें तो इतना ही बहुत होगा। अगर आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से लेंगे तो आप थोड़ा बहुत नेट से सर्च करें तो आपको बिल्कुल जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं जीन स्प्लाइसिंग क्या है, जीन सीक्वेंसिंग क्या है, अगर आप इसको एग्जांपल्स के हवाले से डिस्क्राइब करेंगे तो आपका ये वाला जो अगर आप इन 5 साइंटिस्ट को आप एग्जाम्पल दे के समझाएंगे वहाँ पे अपने लॉन्ग क्वेश्चन में तो ये बहुत लंबा बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 21 पॉइंट्स हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स के अंदर 3-3 साइंटिस्ट भी आए हुए हैं। अगर आप उनको अलग-अलग करके खोल के लिखेंगे तो आपका बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा, आंसर बन जाएगा क्वेश्चन का।
तो यहाँ पे रिसर्च इन माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन भी आ सकता है, और दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आप हमें हिस्ट्री बताएं माइक्रोबायोलॉजी की। हिस्ट्री का मतलब यही होता है कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन सा वर्क किया और कौन कौन से ईयर्स में किया। तो ये यहाँ पे मैंने तीनों पॉइंट्स आपको डिस्कस कर दिए हैं आपकी आसानी के लिए। और आप ना सिर्फ आप वीडियो को देखें बल्कि आप साथ साथ नोट भी करते जाएं। जब आप नोट करते हैं तो आधा तो आपको उसके सब याद हो जाता है, लेकिन जब आप नोट करके उसको दोबारा रिवाइज करते हैं तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है। देन फिर आप जब आप उसको तीसरी दफ़ा पढ़ते हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आपको पूरी ज़िंदगी वो नहीं भूलता। और इस तरह ना सिर्फ आप ये खुद ही याद किया करें बल्कि अपनी फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस किया करें कि मैंने आज ये याद किया तो मैं आज आओ आपको बताऊँ। जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ तो मुझे इस तरह ही है कि जिस तरह मैं आपको सुना रही होती हूँ हर चीज़, तो मैंने तो पहले ये चीज़ें याद की हुई हैं, मुझे तो दोबारा दोबारा मेमोराइज़ हो रही हैं। ये ना सिर्फ बल्कि आपके लिए अच्छा है बल्कि मेरे लिए भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें रिवाइज़ हो रही हैं इस तरह। तो उम्मीद है आज वाली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर कोई भी क्वेश्चन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप कोई भी लेक्चर इससे माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड या फिजियोलॉजी एनाटॉमी से रिलेटेड कोई भी आप लेक्चर पूछना चाहती हैं कि मैम हमें इस पे आप लेक्चर दें, तो मैं बिल्कुल खुशी से वो दूँगी आपको लेक्चर। और अगर आपको नोट्स चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में हेल्प की ज़रूरत हो स्टडी से रिलेटेड तो मैं आपकी हेल्प करूँगी इंशाल्लाह ताला। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे बताइए, मैं उसकी भी वीडियो अपलोड करूँगी बना के। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन आप इसको अच्छी तरह याद करें और अच्छी तरह नोट करें। नोट करने से ही आपको सब कुछ मेमोराइज होगा। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन हैं माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से या इसके अलावा फिजियोलॉजी एनाटॉमी के हवाले से पीपीएससी के बारे में और जो भी नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।